Hey everyone, welcome to Tathastu ICS. I hope you all are doing good. Well, the news is that China has pulled a typical China thing, something which no other nation state, no other country can think of doing, and that is they are planning to limit the smartphone usage for their children. तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि चाइना ने ऐसा क्यों सोचा है कि वो अपने चिल्ड्रन, अपने टीनेजर्स का जो स्मार्टफोन यूसेज है उसे 2 घंटे तक कंट्रोल करें या उससे भी कम। ये पूरा इंटरनेट एडिक्शन की वजह से जो स्टेप लिया जा रहा है, तो इंटरनेट एडिक्शन इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है, और अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है, 2 सितंबर तक का टाइम है पेरेंट्स और गार्डियंस के पास कि वो अपनी रिकमेंडेशंस दें। अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है तो इसके किस तरीके से मल्टी डायमेंशनल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जो शायद नेगेटिव हैं, जो स्टूडेंट्स को, जो टीनेजर्स को भुगतने पड़ सकते हैं। ठीक, तो जल्दी से शुरू करते हैं। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि चाइना का इंटरनेट वॉचडॉग जो है, साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना, कैक, उसने ये कहा है कि रेगुलेशन लगाया जाए कि जो चिल्ड्रन का स्मार्टफोन यूसेज है उस पर कंट्रोल किया जाए, जिससे कि शाम को 10 बजे से लेके रात को 10 बजे से लेके अगले दिन सुबह 6 बजे तक पहले तो बात कोई भी फोन और इंटरनेट का यूज ना हो। जिन बच्चों की एज 16 से 18 साल के बीच में है वो सिर्फ 2 घंटे के लिए यूज करें फोन को, इंटरनेट एंड फोन को, और जिसकी एज 8 से 15 साल या 8 से 16 साल के बीच में है, कुछ न्यूज़पेपर्स में 15 है, कुछ में 16 है, वो सिर्फ 1 घंटे के लिए यूज करें फोन और इंटरनेट को, और जिनकी 8 साल से कम है वो सिर्फ 8 मिनट के लिए। अगर 5 रील इकट्ठे एक बार में देख दी तो वो 8 मिनट खत्म हो जाएंगे। तो ये 2 घंटे, 1 घंटा, 8 मिनट, इन 3 ब्रैकेट्स में डिवाइड किया गया है ये जो रिकमेंडेशंस या रेगुलेशंस है, और इसको 8 से 10 बजे से लेकर 8 बजे तक कोई भी फोन का यूसेज नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये एक स्टैंड अलोन पॉलिसी एकदम से आ गई है, कि चाइना का लगातार जो एक थॉट प्रोसेस है, एक पॉलिसी ये रही है कि किस तरीके से वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने चिल्ड्रंस को इंटरनेट और फोन से दूर कर सके, और एक रेगुलर जो पॉलिसी चली आ रही है उसी का एक पार्ट है। जैसे इससे पहले भी इन्होंने एक डिसीजन लिया है यूथ मोड का, इंटरनेट पे यूथ मोड ऑन करवाने की बात की गई है, जहां पे जो स्टूडेंट्स, जो कंपनीज हैं, वो ऐसा मोड ऑन रखेंगे जो रेलेवेंट कंटेंट ही उनके पास जाए। ठीक, इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग पे कर्व लगाया गया है कि टाइमिंग जो होंगी, जो स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन जो गेम खेलते हैं ऑनलाइन, उस पर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही वो खेल सकते हैं। ठीक, तो इसी वजह से ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो चाइना लगातार अपना रहा है। वजह वो ये दे रहा है कि जो इंटरनेट का एडिक्शन है वो इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है आज के स्टूडेंट्स में, आज के टीनेजर्स में, कि उसके बैड कॉन्सिक्वेंसेस है, और इसीलिए वो एक नई पॉलिसी और लेके आया है कि अब 16 से 18 साल सिर्फ 2 ही घंटे के लिए यूज़ करेंगे, और 10 से लेकर सुबह तक 8 बजे तक कोई इंटरनेट और फ़ोन का यूज़ नहीं होगा। 2 तारीख तक रिकमेंडेशंस देनी है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि ये जिस इंटरनेट एडिक्शन की के बारे में इतना बड़ा फैसला, इतना जो, क्योंकि राइट टू इंटरनेट अब एक ऐसी चीज है जो हर देश की सरकार और हर देश का कानून ये मानता है कि राइट टू इंटरनेट लोगों के पास होना चाहिए। तो ये इंटरनेट एडिक्शन को देखते हुए जो उसके उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के चक्कर में ये जो डिसीजन लिया जा रहा है, जो पॉलिसी बनाई जा रही है, तो उसके क्या, वाई द इंटरनेट एडिक्शन इज सच अ बिग प्रॉब्लम, इतनी बड़ी प्रॉब्लम इंटरनेट एडिक्शन है क्यों? तो सबसे पहली चीज एकेडमिक परफॉर्मेंस। जो एज ग्रुप उसमें डाला गया है, पहले 8 साल, फिर 8 से 16 साल, फिर 16 से 18 साल, ये प्राइम एज है पढ़ाई करने की। स्पेसिफिकली चाइना में, क्योंकि 18 साल के बाद, 17-18 साल के बाद वहां पे एक एग्जामिनेशन होता है, गाओकाओ एग्जामिनेशन, और दुनिया के जो सब कहा जाता है कि सबसे लेंदीएस्ट एग्जामिनेशन है दुनिया का, और ऊपर के 2-3 सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशंस में एक है। इवन मैं कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें एक मिलियनर है जिसने एक स्टार्टअप शुरू किया, उसने अच्छा पैसा कमाया, पिछले 4-5 सालों में करोड़ों रुपए कमाए, और अब 8 बार गाओकाओ का एग्जामिनेशन देने के बाद वो फिर से 9वीं बार गाओकाओ एग्जामिनेशन, गाओकाओ इज यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन, जिस तरीके से इंडिया में आईआईटी और आईआईएम है। बहुत सारे लोग उसे सीयूटी से कंपेयर कर रहे हैं, बट सीयूटी का स्टैंडर्ड अभी डिफिकल्टी लेवल उतना ज़्यादा नहीं है। तो अगर डिफिकल्टी लेवल पे देखा जाए तो आईआईटी आईआईएम से उस लेवल पे देखा जाए इसे, तो उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने ये तो कर लिया, पर मैं अब किसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो वहाँ पे इसलिए एजुकेशन, ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जाने के लिए पढ़ाई की ज़रूरत है, वहाँ पे अच्छी तरीके से पढ़ना है, और उन एकेडमिक परफॉर्मेंस वो किस तरीके से ठीक रहे, अच्छी बनी रहे, इसके बारे में बात होती है। तो एक्सेसिव इंटरनेट का यूज़, it can lead to neglect of academic responsibilities, it can lower your grades and poor academic performances। जो सबसे मतलब
एक बात जो हमारे पेरेंट, इवन मैंने अपनी मम्मी को भी जब बताया कि मैं इस टॉपिक के ऊपर एक चीज़ बनाने जा रहा हूँ या एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो उनके मुंह से जो पहली चीज़ निकली, उन्होंने कहा बहुत अच्छा फैसला है, बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चे कम से कम इंटरनेट से दूर रहेंगे, मोबाइल फ़ोन से दूर रहेंगे। खैर वो तो जो उन्होंने सोचा उसके हिसाब से, तो जो पहली चीज़ है कि फ़ोन से दूर रहेंगे तो पढ़ाई करेंगे, ये उनके हिसाब से भी पहली चीज़ यही आई उनके दिमाग में। सेकेंड चीज़, क्यों इंटरनेट का एडिक्शन घातक है स्टूडेंट्स के लिए? क्योंकि ये सोशल आइसोलेशन क्रिएट करता है, लोगों को लोगों से दूर करता है। इंटरनेट एडिक्शन कैन लीड टू रिड्यूस फेस टू फेस सोशल इंटरेक्शन, लीडिंग टू सोशल आइसोलेशन। सोशली लोग आइसोलेट होंगे, एक दूसरे से दूर होंगे, एंड डिफिकल्टी फॉर्मिंग मीनिंगफुल रिलेशंस एंड कैन हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ क्रूशियल सोशल स्किल्स। और कैसी सोशल स्किल्स? एम्पैथी, ठीक, कि हमें एक दूसरे, मतलब किसी का दर्द हो तो उसी लेवल पे जाके उस दर्द को मुझे भी समझ में आए। सेकंड इज कम्युनिकेशन, थर्ड इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। और जिंदगी जीने के लिए जो तीन चीजों की जरूरत है वो यही तीन चीजें हैं। एक, आप अच्छे अगर इंसान हो आप तभी हो सकते हो जब आपके अंदर एम्पैथी हो। दूसरा, आप अपनी डे टू डे लाइफ में कभी कुछ अच्छा, चाहे किसी भी जॉब प्रोफाइल में हो, अच्छा तभी कर सकते हो जब आपके पास कम्युनिकेशन अच्छा है। एंड थर्ड, आपका अगर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वाला अप्रोच है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला अप्रोच है, तो आप उसे सक्सेसफुली अचीव कर सकते हो अपने टारगेट्स को। लेकिन इस इंटरनेट एडिक्शन के चक्कर में ये कहा जा रहा है कि सोशल आइसोलेशन हो रहा है और ऐसे सोशल स्किल्स को एक्वायर करने में दिक्कतें आ रही हैं। थर्ड इज फिजिकल हेल्थ, लगातार फोन देखते 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 फिजिकल हेल्थ, अब चाहे पेरेंट्स को नहीं भी पता है, चाहे चाहे मुझे, मैं अपना फोन स्क्रॉल कर रहा होता हूँ तो मेरे पापा भी बोल देते हैं ये आंख खराब हो जाएगी, फोन में से रेडिएशंस निकल रहे हैं। अब चाहे वो साइंटिफिक हो या ना हो या जो भी हो, पर ये बात तो अब सब मानने लगे हैं कि फोन की वजह से फिजिकल हेल्थ खराब होती है। तो स्पेंडिंग एक्सेसिव टाइम ऑन स्क्रीन्स कैन लीड टू सेडेंटरी बिहेवियर एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड पोटेंशियल हेल्थ इश्यूज लाइक ओबेसिटी। बैठे बैठे फोन चला रहे हैं। और अब इंटरनेट के चक्कर में जिस तरीके से इंटरनेट रैपिडली ग्रो कर रहा है, पहले तो इंटरनेट ये था कि गूगल और यूट्यूब तक, अब इंटरनेट आ गया है चैटबॉट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, जहां पे आप बैठे बैठे, अगर आपका दोस्त नहीं है तो इसी चैटबॉट से बात कर रहे हो। इवेंचुअली इट कैन लीड अस टू, जहां पे मेटावर्स वगैरह सबकी बात हो रही है, AR VR मेटावर्स, जहां पे अपने कमरे में ही रहते हुए सारा एक गॉगल लगा के और गेम्स वगैरह हो रहा है। तो वो जो फिजिकल एक्टिविटी हैम्पर हो रही है इंटरनेट की वजह से, उसकी वजह से फिजिकल हेल्थ डिटोरिएट हो रही है इवेंचुअली फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पे भी इसका असर पड़ेगा। इंटरनेट एडिक्शन कैन कंट्रीब्यूट टू एंजाइटी, डिप्रेशन and mental health issues and mental health disorders, particularly when the online activities involve cyberbullying and exposure to harmful content। किसी कोई ऐसा अनवांटेड कंटेंट, इंटरनेट पे तो सब कुछ ही पड़ा हुआ है ना, अच्छी चीज़ों से लेके बहुत ज़्यादा खराब चीज़ें, तो ऐसा अनवांटेड कंटेंट देखने से या ऐसा अनवांटेड कंटेंट बार बार कंज्यूम करने से मेंटल हेल्थ पे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है। और साइबर बुलिंग तो आज के टाइम में, साइबर स्पेस, साइबर बुलिंग, जिस तरीके से सारी चीज़ें इंटरनेट की तरफ मूव कर रही है, एक रियलिटी हो चुकी है। स्लीप डिस्टर्बेंस, वही रात को फोन चलाने की वजह से स्पेंडिंग लेट नाइट्स ऑन द इंटरनेट कैन डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न्स लीडिंग टू स्लीप डेप्रिवेशन। और ये WHO की रिपोर्ट में भी ये जो कोविड-19 के बाद जो बहुत सारी बातें हो रही हैं कि बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं वैक्सीन्स और ये वो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन WHO ने जो रिकमेंडेशन दी है अपनी कि किस तरीके से हेल्थ को ठीक रखें, उसमें एक बात जो कही है कि 8 घंटे की स्लीप अब नेसेसरी है, अब ज़रूरी है। अब मतलब हमेशा से ही ज़रूरी थी, पर एक बॉडी को एक रिलैक्स तरीके से रखने के लिए और ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से बचे रहने के लिए, बॉडी को काम डाउन रखने के लिए 8 घंटे की स्लीप ज़रूरी है। और एक स्पेसिफिकली एक साइंटिफिक रीजन ये है कि जितना ज्यादा बॉडी रिपेयर होती है रात को सोते हुए, तो जितना ज्यादा वो 10 से लेके 2 बजे के टाइम पीरियड के बीच में रिपेयर होती है, वो किसी किसी और वक्त में नहीं होती है। ठीक, और उस वक्त आजकल ये नाइट आउल्स का बहुत ज्यादा फैशन आ गया है और उसकी उसकी बहुत बड़ी वजह इंटरनेट को माना जाता है। तो उसकी वजह से ये स्लीप पैटर्न में जो डिस्टर्बेंस आएगी, उससे भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, नेगेटिव इफेक्ट होंगे, इवेंचुअली लीडिंग टू नेगेटिव कॉग्निटिव फंक्शन एंड नेगेटिव मूड स्विंग्स और इस तरह की चीजें आएंगी। पुअर टाइम मैनेजमेंट, इंटरनेट एडिक्शन के चक्कर में जो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं बच्चों की, जो प्रायोरिटाइज करने की उनकी कला है कि स्पेसिफिकली आधे घंटे के लिए इंटरनेट पे बैठे, बट स्क्रॉल करते करते 1.5-2-2.5 घंटा निकल गया, तो या इंस्टाग्राम की एक रील देखी और कब 45 मिनट उड़ गए पता नहीं चला। तो पुअर टाइम मैनेजमेंट एंड देन एक्सपोजर टू इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, जिसकी बात मैंने भी पहले भी की कि इंटरनेट पे इतनी सारी चीज़ें हैं, तो कुछ ऐसा कंटेंट जो हार्मफुल है, जो इनअप्रोप्रिएट है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, उनको
वो भी कंज्यूम हो रहा है। ठीक, तो ये सारी रीजंस चाइना देता है कि क्यों वो इंटरनेट एडिक्शन की वजह से लगातार ही करता आ रहा है। जो उसने इससे पहले ये किया कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ही बच्चे काम करें, या ऑनलाइन गेमिंग पे पहले कर्व लगाया गया कि 2-2.5 घंटे 3 घंटे ही गेम खेलना है। अब तो इंटरनेट यूसेज और मोबाइल फोन यूसेज पे ही कर्बिंग है। लेकिन क्या इंटरनेट एडिक्शन के चक्कर में इस तरीके से फोन जो राइट टू इंटरनेट है इसे एकदम से रोक दिया जाए, फोन का यूसेज रोक दिया जाए, वो भी अभी 16 से 18 साल के बच्चों के बीच में, तो ये उनकी ग्रोथ को किस तरीके से हैम्पर कर सकता है, और बहुत नेगेटिवली हैम्पर कर सकता है, और बहुत सारी डायमेंशंस में हैम्पर कर सकता है। सिर्फ इसके कॉन्सिक्वेंसेज बच्चों तक नहीं रहेंगे, उस पूरे नेशन स्टेट तक, पूरे चाइना पे इफेक्ट कर सकता है, एंड इवेंचुअली उस बॉर्डर को क्रॉस करके भी बाहर जा सकता है। एक बार देख लेते हैं क्या है। अगर ये पास हो जाता है तो इट वुड हैव फार रीचिंग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। सबसे पहले एथिकल कंसर्न्स, ठीक है, एटोनमी और पर्सनल फ्रीडम की बात हालांकि चाइना में कम की जाए तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी हर किसी का, चाइना अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलता तो है ही, तो वहां पे एक फ्रीडम, एक पर्सनल फ्रीडम तो होनी चाहिए ना बच्चों को, कि वो अपनी चीजें एक्सपीरियंस कर सके, अपना राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो उनके पास ये राइट हो कि वो डिजिटल स्पेस में पार्टिसिपेट कर सकें, उनके पास इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का राइट हो। अगर इन सारी चीजों के ऊपर इंक्रोचमेंट करेगी गवर्नमेंट, तो ये एथिकली, मतलब पॉलिटिकली चाहे किसी कंट्री में ठीक हो ना हो, चाहे अगर कोई कंट्री बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक नहीं भी है नेचर में, तो बट ये एथिकली बहुत ज्यादा गलत है उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक, कि वो अगर दूसरी चीजों से सीखेंगे ही नहीं, दूसरी चीजों को समझेंगे ही नहीं, तो अपनी चीजों को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। अभी रिसेंटली लिंक्डइन से एक बच्चे का, स्पेसएक्स ने, 16 साल का लड़का है और इंडियन अमेरिकन है, और वो स्पेसएक्स का इंजीनियर बना है, 16 साल का लड़का, लेकिन उसे लिंक्डइन ने हटा दिया क्योंकि उनकी पॉलिसी ये है कि 18 साल की उम्र से ज्यादा के बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं रह सकते हैं। ठीक, और ये कहा कि यू आर ब्रिलियंट, पर हम 2 साल बाद तुम्हें इस प्लेटफॉर्म पे वापस ले आएंगे, बट अभी नहीं आ सकता। बट वो इतना ब्रिलियंट है कि 16 साल की उम्र में वो स्पेसएक्स का इंजीनियर बन गया है। लेकिन जब आप मोबाइल से, इंटरनेट से इस स्क्रीन एज को हटा ही दोगे, डिलीट ही कर दोगे कि वो एक्सेस ही ना कर पाए, तो वो इस चीज को एक्सपीरियंस कैसे करेंगे। ठीक, और दूसरी तरफ, एक तरफ दुनिया इस तरीके से ग्रो करेगी कि जहां यूएस में, अमेरिका में और इवन इंडिया में भी बच्चे इस तरीके से मूव कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो दूसरे बच्चे हैं जो चाइना में हैं, वो इस डिजिटल चीज को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहे, तो एथिकली उनकी पर्सनल फ्रीडम को हैम्पर करेगा। सेकेंडली, पेरेंटिंग एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इस पे भी एक ही एथिकल पेरेंटिंग की चीज है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की चीज है, कि पेरेंट्स को ये लगे कि हमारी फैमिली वैल्यूज के हिसाब से, हमारी चीजों के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमारे घर में कितनी ज्यादा यूसेज की जरूरत है। इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन कितना बड़ा रोल प्ले करेगा, देखने वाली बात है। वेदर द इंटरनेट यूसेज लिमिटेशन शुड बी एनफोर्स्ड थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेशन और शुड बी लेफ्ट टू पेरेंट्स टू मैनेज बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल फैमिली वैल्यूज एंड बिलीव्स। और 2 सितंबर को ये बात की गई है कि 2 सितंबर तक बच्चे जो गार्डियंस हैं या जो पेरेंट्स हैं, वो ये बताएं कि किस तरीके से इसे इंप्लीमेंट किया जाए। अगर कोई, जो पेरेंट्स यस बोलेंगे कि ठीक है ये कर्व लगा दो, तो उनके, उन एडोलेसेंट्स के, उन टीनेजर्स के साथ रिलेशनशिप पे किस तरीके का इफेक्ट पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात है। फैमिली में किस तरीके का इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो ये वाले बच्चे होते हैं, हम सभी इस एज से शायद आप गुजर चुके हैं जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा विद्रोही, सबसे ज्यादा शैतान बच्चे इसी 15 से 18 साल की उम्र में होते हैं। ठीक, या 14 से 18 साल की उम्र में होते हैं, और इस पे अगर वो कुछ अपने मन की करना चाहते हैं या कुछ, और उस पर एकदम ही ऐसे बैन इम्पोज किया जाएगा और पेरेंट्स उसमें साथ देंगे, तो उनके रिलेशन अपनी फैमिली से किस तरीके से बिगड़ सकते हैं, या किस तरीके से खराब, या बहुत घर में शांति में जो का वातावरण है उसमें कैसे खराबी आ सकती है। ये सारे भी एथिकल कंसर्न इसके साथ रिलेटेड हैं। इसके बाद सोशल इंपैक्ट क्या होगा। रिस्ट्रिक्टिंग इंटरनेट यूसेज में लिमिट टीनेजर्स एबिलिटी टू स्टे कनेक्टेड विद फ्रेंड्स एंड पीयर्स, impacting their social lives and potentially leading to the feeling of isolation। अब जिस समस्या का समाधान लाने के लिए इंटरनेट को कर्व किया गया कि वो सोशली आइसोलेट हो रहे हैं अपने घर पे बैठे बैठे और इंटरनेट का यूज करते हुए, बट अगर आपने एकदम इंटरनेट को बंद कर दिया उनकी लाइफ से और वो बहुत लिमिटेड काम के लिए यूज कर पा रहे हैं फोन और इंटरनेट को, तो वो अपने उसी लिमिटेड सर्कल में ही तो घूम पाएंगे जो 4-5 लोग उनके आसपास हैं। फिर वो उनके दोस्त जो दूसरे स्कूल में हैं,
जो पहले छूट गए या जो किसी और स्ट्रीम में चले गए, उनके साथ कैसे मिलेंगे? तो फ्रेंड्स एंड पीयर्स, उनकी सोशल लाइफ, तो इस सारी चीज पे भी इवेंचुअली उनका ये सोशल इम्पैक्ट इसका ये है कि लोगों से उसको जिस वजह से इंटरनेट को कर्व किया गया कि वो लोगों को दूर कर रहा है, इवेंचुअली इस डिसीजन से वो और ज्यादा मैग्नीफाई होगा कि लोग अभी भी एक दूसरे से दूर ही होंगे। ठीक। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में कैसे फर्क पड़ सकता है? The internet has become a platform for political discourse and civic engagement. Limitations might impede teenagers' participation in political discussions and awareness of social issues. जब भी कोई, जैसे इंडिया में कोई लड़का 18 साल की उम्र में वोट देने जाता है, तो क्या उसे एकदम ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है 18 साल की उम्र में कि आज मैं इस पार्टी को जाकर वोट दे दूंगा? नहीं। वो जब देख रहा होता है, जब 15 साल की उम्र से उसके उसके सबकॉन्शियस माइंड में 14 साल की उम्र से ये सब चलने लग जाता है कि अगल बगल उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली किस तरीके से बात कर रही है। अब पेरेंट्स फैमिली की, अब तो इंटरनेट पे किस तरीके की बात हो रही है। 16-17 साल की उम्र में धीरे धीरे वो एक तरह की कॉन्शियसनेस जो है वो डेवलप होती है, और अब इंटरनेट की चक्कर में वो और ज़्यादा डेवलप हो रही है। मुझे याद है जब मैं पहली बार वोट देने जा रहा था तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मैं अवेयर था, फिर चाहे वो इंटरनेट की वजह से, जब इंटरनेट बहुत ज़्यादा कम यूज़ हो रहा था, या सोशल मीडिया और मीडिया की वजह से कि ये चीज़ें हैं, ये प्रॉब्लम है, मुझे किस तरफ वोट देना है। पर अगर आप बच्चों को इस चीज़ से कट ऑफ कर दोगे कि उनके यहाँ पॉलिटिकली क्या चीज़ें हो रही हैं, तो वो किस तरीके से डिसीजन लेंगे 18 साल की उम्र में? अगर उनके पास एक ही घंटा है एक्सप्लोर करने के लिए, जानने के लिए, वो किस तरीके से कंपेयर करेंगे कि बाहर के देशों में तो ये चीज़ें हो रही हैं, हमारे देश में क्यों नहीं हो रहा है? ठीक। तो उनके पास वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में ठीक तरीके से पार्टिसिपेट करने के लिए एक लिमिटेशन आएगा। इवेंचुअली कंट्री को भी लिमिट करेगा, उसकी भी ग्रोथ को हैम्पर करेगा। अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक मानता है अपने आप को, या कोई कंट्री डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे आगे बढ़ना चाहता है, तो जितना वाइब्रेंट डिस्कशन होगा उसकी यंग पॉपुलेशन के बीच में, उतनी ज्यादा वो मजबूत होगी। अगर लोग डिस्कशन ही नहीं करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे नहीं चीजों को, कंपेयर ही नहीं करेंगे, तो पॉलिटिकल जो पार्टिसिपेशन है वो वीक होगा, इवेंचुअली कंट्री वीक होगा। इकोनॉमिक इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इम्प्लीकेशंस क्या है इसके? द इंटरनेट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मॉडर्न इकोनॉमी। किस तरीके से ई कॉमर्स आजकल चल रहा है, ऑनलाइन बिजनेसेस चल रहे हैं, रिमोट वर्क चल रहा है, तो इन सारी चीजों के ऊपर भी लिमिटेशन लगेगी, इकोनॉमी की ग्रोथ हैम्पर होगी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैम्पर होंगी। इवन जब ये डिसीजन ये हुआ कि अभी बस अनाउंस हुआ है, अभी तो इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ है, 2 सितंबर तक रिकमेंडेशन मांगे गए हैं, तब भी जो ऑनलाइन कंपनीज थे, जो टेक कंपनीज है, उनके स्टॉक्स बहुत तेजी से नीचे गिर गए, 2.5, 3, 5% जो टेंसेंट और इस तरीके की बड़ी बड़ी कंपनी जो वी चैट चलाती हैं, ऑल इन वन ऐप है चाइना का वो, तो उनके जो शेयर्स हैं वो तेजी से गिरे हैं। और सिर्फ क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये इनके कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर तो ये हैं ही, इसके अलावा ये प्रोड्यूसर भी तो हो सकते हैं। और जब आप इनको रोक दोगे तो वो उनका प्रोडक्शन किस तरीके, वो प्रोड्यूसर कैसे बन पाएंगे? जैसे अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ जो कंप्यूटर पे बैठे हैं हमारे एडिटर साहब प्रिंस, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि किस तरीके से आजकल लोग एक तरफ स्टार्टअप की तरफ घूम रहे हैं इंडिया में। तो उनके हिसाब से यहाँ पे बैठे हैं, तो उनके हिसाब से ये था कि जो एक चीज इसने सबसे ज्यादा रोल प्ले किया इंडिया में वो ये था कि इंटरनेट आया, इंटरनेट जो फ्री हुआ, जो 15-16 के बाद जो जियो आया और जिसकी वजह से इंटरनेट का एक्सेस हुआ, तो उस वजह से इंटरनेट बहुत ज्यादा फ्री हुआ, लोगों के पास इंटरनेट पहुंचा, और उसके बाद सारी चीजें एक्सप्लोर हुई। उसके बाद रणबीर अलाहाबादिया भी आए, ध्रुव राठी भी आए, तो इवेंचुअली लोग प्रोड्यूसर बने। ठीक, उस इंटरनेट के बाद कंज्यूम किया, उसके बाद उसी में से बहुत सारे लोग प्रोड्यूसर बने। तो इवेंचुअली इकोनॉमी पे दोनों तरफ से इफेक्ट होगा, कंज्यूमर भी कम होंगे, और जो बच्चे आगे चल के इस तरह का कंटेंट बना सकते हैं या इन चीजों से सीख के आगे काम कर सकते हैं, फिनटेक चला सकते हैं, उनके ऊपर भी इकोनॉमिक लिमिटेशंस आएंगी और इवेंचुअली कंट्री की इकोनॉमिक खराब हो सकती है। एजुकेशनल चैलेंजेस क्या हैं? इंटरनेट का रिस्ट्रिक्शन हिंडर करेगा एजुकेशनल रिसोर्सेज को, ऑनलाइन कोर्सेज को, और रिसर्च मटेरियल और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को। इट मे ऑल्सो वाइडन द डिजिटल डिवाइड, डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्टिंग टीनेजर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड्स हु हेवीली रिलाई ऑन इंटरनेट। अब इसके दो कॉन्सिक्वेंसेस, दो तरीके से इसे समझा जा सकता है कि इंटरनेट पे कैसे इफेक्ट करेगा। एक तो ये कि ये जो पुराना चला आ रहा सिस्टम था कि आप अपने घर से बैग उठाओ और बहुत दूर जाके किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में उनकी चीज़ों पे पढ़ाई करो, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर कोई फ्री में इंटरनेट पे चीज़ें अवेलेबल करवा रहा है
तो वो उसे अपने घर से बैठे बैठे पढ़ सकता है, तो एक तरह का ये रिस्ट्रिक्शन है। दूसरा एथिकल वो भी है कि वो जो फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात होती है कि लोग अपने हिसाब से, कहीं कोई फ्री कंटेंट आ रहा है, चीजें फ्री में अवेलेबल हैं, उसके बावजूद अगर ये ऑनलाइन एजुकेशन पे कर पाएगा तो बाकी जो ब्रिक एंड मोटर वाले इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हीं में जाना पड़ेगा बच्चों को। तो एक तो ऑप्शंस की कमी है, और दूसरा जो जा ही नहीं सकते हैं तो वो पढ़ाई में, वो चीजों में को एक्सेस करने में और पीछे रह जाएंगे। वही हैव्स और हैव नॉट्स वाली बात हो जाएगी, जिनके पास नहीं है वो पीछे ही रह जाएंगे, जिनके पास है वो आगे और बढ़ते चले जाएंगे। ठीक। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, बार्ड, मेटावर्स, इन सारी चीज़ों की बात हो रही है। और जब इन सारी बातों के बीच में ब्लॉकचेन, ABCD की जो बात होती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, चिप्स, माइक्रोचिप्स, डेटा, इन सब के बीच में जब जो वहाँ की क्रीम पॉपुलेशन है, जिसका कॉग्निटिव जो एप्टीट्यूड है, कॉग्निटिव एबिलिटी है, जो डेवलप हो रही है और तेज़ी से होनी चाहिए, वो वही 12 से 18 साल के बीच में ठीक तरीके से इंटरनेट को एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएगा। तो उनकी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स कैसे डेवलप होगी जब आगे चल के सारी चीजें टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है। विद लिमिटेड एक्सेस द टीनेजर्स माइट मिस आउट on the opportunities to develop crucial digital skills required in today's technological driven world। ठीक। तो वही जो सारी आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, और उस तरफ दूसरी तरफ चाइना में जो ये स्टेप है वो चीजों को शायद और पीछे की तरफ ले जाएगा। सिक्योरिटी कंसर्न्स, वही मल्टी डायमेंशनल रखना है तो कैसे इसके सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं चिल्ड्रन के लिए। एक्चुअली ये लॉ किस तरीके से घातक हो सकता है, इट कैन पुश द टीनेजर्स टू फाइंड ऑल्टरनेटिव वेज, क्योंकि बच्चों का तो ये है जिस काम के लिए मना किया है वो काम करना है, टू फाइंड ऑल्टरनेटिव वेज टू बाईपास रिस्ट्रिक्शंस लीडिंग टू इवन रिस्कियर ऑनलाइन बिहेवियर्स। And if students engage in less regulated environments, it can increase the risk of cyberbullying, exploitation and exposure to harmful content। ठीक। एक चीज तो ये कि वो ऑल्टरनेटिव तरीके ढूंढे, ऑल्टरनेटिव वे ढूंढे इंटरनेट और फोन को एक्सेस करने का। और क्योंकि ये लीगली ठीक नहीं है, तो अगर उनके साथ कुछ गलत हो जाता है, उनके साथ साइबर बुलिंग होती है, उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है, तो इवेंचुअली वो कहीं और कंप्लेंट भी नहीं कर सकते क्योंकि वो लॉ को तोड़ रहे हैं। ठीक। और एक 14 से 18 साल के बीच में, हालांकि 8 साल से ही ये शुरू हो गया है, बचपन से ही कि 8 मिनट से नीचे, 8 साल के नीचे के बच्चे 8 मिनट ही देखेंगे, लेकिन फिर भी एक ब्रॉड एज ग्रुप रखें कि 12 से 18 साल का बच्चा जो है वो कुछ ज्यादा हाथ पैर मार सकता है, तो उसको कितना ज्यादा सोचना है कि मुझे लीगली भी करेक्ट रहना है और मुझे अपने मन की भी करनी है और अपनी चीजों को भी ठीक रखना है। ठीक। जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है ये चाइना की सोसाइटी, उनके चिल्ड्रन एज अ कंट्री को इफेक्ट करे, और हो सकता है वो चाइना की बॉर्डर्स के बाहर भी चली जाए बात। क्रॉस बॉर्डर कम्युनिकेशन लिमिटेशंस माइट हिंडर द क्रॉस बॉर्डर कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंज बिटवीन द टीनेजर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, रिड्यूसिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड ग्लोबल कोऑपरेशन। 10th क्लास में जब हम लोग थे तो जिस सॉन्ग पे हमारी पूरी क्लास ने डांस किया था वो था गैंगनम स्टाइल, मतलब गंगनम स्टाइल पे डांस किया था, और हमें नहीं पता उसका मतलब क्या था, ना शायद अभी बहुत सारे लोगों को पता है, बट वो स्टेप अच्छा लगा, वो कल्चर अच्छा लगा, वो एनर्जी अच्छी लगी, तो बच्चों ने वो किया 10th क्लास में। अभी बेला शाओ ये जब मनी हाइस्ट आया तो सारे लोग गा रहे थे, एक रेवोल्यूशनरी गाना है, वो प्रोटेस्ट में यूजुअली गाया जाता है, लेकिन इंडिया में चल रहा था, आजकल टी शर्ट्स पे लिखा हुआ है। तो वो जो कल्चरल एक्सचेंज है, वो जो एक दूसरे के कल्चर से सीखने की बात है, वो कैसे सीख पाएंगे जब आप उस कल्चर को के एक्सचेंज के माध्यम को ही बंद कर दोगे। एक चीज ये, और दूसरी चीज ये कि अगर ये मॉडल सक्सेसफुल रहता है, द सक्सेस ऑफ दिस मॉडल कुड लीड अदर ऑटोक्रेटिक नेशंस टू फॉलो द सूट, कि जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, अभी नाइजर हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इन सारी जगहों पे लोगों को लगे कि ठीक है यार, अगर इंटरनेट और ये जो अरब स्प्रिंग आ रहा है, ये सारी चीजें आ रही हैं, या इसी इंटरनेट से बहुत सारी रेवोल्यूशंस हो जाते हैं, तो इस इंटरनेट को कम ही रखें, उतना ही इंफॉर्मेशन दिया जाए जितने से हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे, भले ही फ्यूचर इंप्लीकेशंस इसके कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए और जनरेशंस के लिए खराब जो हो आगे की आगे देखी जाएगी। तो ये जो अथॉरिटेटिव रजीम है वो इससे एक लेसन ले सकते हैं अगर ये सक्सेसफुल रहा, कि वो अपने लोगों को किस तरीके से लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही फीड करें। ठीक। Thus, the ethical discussions around the internet usage limitation for teenagers require careful consideration for various perspectives, value, and potential impact on personal freedom,
privacy, and access to information. A comprehensive approach that addresses both the protection of minors and their rights to digital autonomy is crucial in making ethical decisions in this context. Eventually एक सारी पॉजिटिव और नेगेटिव बात करने के लिए एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट हमारा धर्म होता है कि हम हर तरह की बात करने के बाद एक ऐसी भी बात करें जिसकी वजह से जिससे हमारी बात कंक्लूड हो रही हो। तो हमारी बात इस बात से कंक्लूड हो सकती है कि बच्चों को का इंटरनेट एडिक्शन से हमने माना कि उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, और वो प्रॉब्लम स्लीप पैटर्न, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन उसका सोल्यूशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उस प्रॉब्लम से भी 4 गुना ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट कर दे। सोल्यूशन हमेशा वही जो बुद्ध सिखा के गए हैं, गौतम बुद्ध जी, की मध्यम मार्ग होना चाहिए, बीच का मार्ग होना चाहिए। और वो बीच का मार्ग यही रहेगा कि किस तरीके से बच्चों की जो ऑटोनॉमी है, उनकी जो फ्रीडम है, क्रिटिकल थिंकिंग की, क्रूशियल डिसीजन मेकिंग की, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन की, वो सारी चीज़ें बरकरार रहें, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे कुछ लिमिटेड बैरियर्स लगे हों लिमिटेड बैरियर्स, जिसकी वजह से उनके ऊपर कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं आए। ठीक, तो आज ब्रॉडली बात चाइना की थी, बट इंटरनेट सिर्फ चाइना का नहीं है, इंटरनेट पूरी दुनिया का है, इंटरनेट इंडिया का है, इंटरनेट हर गांव से लेकर शहर तक लोगों को कनेक्ट करता है। तो ये मुद्दा इंटरनेट की वजह से बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल है, इसलिए हमने उसके ऊपर बात की। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर।